विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर असल में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें है हमें लगता है कि एमआई हो गया तो हार्ट फेलियर हो गया है, जो है वो इस्कीमिया हो गया तो हार्ट फेलियर हो गया है। एक्चुअली हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट जो है इट इज़ फेलिंग टू पंप। हार्ट सिर्फ अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, हार्ट काम कर रहा है लेकिन वो फेल कर रहा है अपना काम परफॉर्म करने में, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हार्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताना चाहिए। क्रोनोट्रोपी का मतलब होता है इंक्रीज इन द हार्ट रेट, ड्रोमोट्रोपी का मतलब होता है इंक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी, बैथमोट्रोपी का मतलब होता है किसी भी और टिश्यू के अंदर ऑटोमेटिसिटी का होना एसए नोड और एमी नोड के अलावा। आइनोट्रोपी का मतलब होता है इंक्रीज इन दी स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, और क्लाइनोट्रोपी का मतलब होता है इंक्रीज इन दी वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे मैं सारे पॉजिटिव की सेंस में बात कर रही हूँ। ये कुछ टर्म्स होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन। तो हार्ट फेलियर जो है उसको हम यहाँ पे 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के डिपेंडिंग अपॉन द लिमिटेशन टू डू फिजिकल वर्क या फिर एक्सर्शन। क्लास 1 में क्या होता है कि कोई लिमिटेशन नहीं होती, फिजिकल वर्क परफॉर्म हो सकता है और एक्सर्शन होती है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क पे। क्लास 2 हार्ट फेलियर में ये होता है कि थोड़ी सी लिमिटेशन होती है फिजिकल वर्क करने की, और जो आपकी एक्सर्शन होती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क से थोड़ी सी कम पे होती है। अब क्लास 3 में होता है कि लिमिटेशन जो आती है फिजिकल वर्क की वो एट लेस देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम से थोड़ा कम काम करे तभी जो लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन सिम्टम रेस्ट में नहीं होती। लेकिन क्लास 4 में क्या होता है कि रेस्ट में भी सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर है। सो हार्ट फेलियर इज एक्चुअली अ कंडीशन इन विच द हार्ट इज अनएबल to pump sufficient amount of blood to meet the metabolic demands of the body. ओके वैसे अगर हम हार्ट फेलियर के ब्लॉक को क्लासीफाई करना चाहिए तो वो बहुत ही ईजी है। आप ABCD निमोनिक से भी अलग कर सकते हो, लेकिन हार्ट फेलियर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट, कितना जो है वो टॉपिक है जो कि कितना डिस्कस होता है, कितना पूछा जाएगा वाइवा से। तो इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे से करो। 2 तरीके की ड्रग होती हैं। कुछ ड्रग होती है देखो हार्ट पंप नहीं कर रहा, कुछ ड्रग हम ऐसे दे देती हैं जो कि हार्ट की हम पंपिंग बढ़ा दें, पॉजिटिव एनाटोमिक इफेक्ट होती है। और कुछ ड्रग होती है जो कि दूसरी स्ट्रैटेजी से हार्ट को जो है वो हेल्प करती हैं। पॉजिटिव एनाटोमिक इफेक्ट में सबसे पहले आपके पास ड्रग आ जाएंगी ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में आपने याद रखना है कि ग्लाइकोसाइड्स में 2 इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे तो एक ही पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाती है आपकी डिजिटैलिस और डिजिटॉक्सिन, ठीक है, डिजिटॉक्सिन, ये 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। सॉरी, डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ठीक है, डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन ये आ जाएंगी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में। नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगी आपके पास यहाँ पे सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, या फिर जो उसको हम यहाँ पे बीटा एगनिस्ट ड्रग कहते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर आपके पास आ जाती हैं डोपामीन और डोब्यूटामीन, ठीक है, डोपामीन एंड डोब्यूटामीन। उसके बाद क्लास 3 यहाँ पे आ जाएंगी फॉस्फोडाइस्टरेज 3 इनहिबिटर्स। ये भी क्या होती हैं, ये भी आपके पास वो इसी तरीके से होती हैं। इनमें आ जाएगा मिनरेनोन और यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे ए मिलरेनोन, ए यहाँ पे बल्कि एन मिलरेनोन है, एन मिलरेनोन, ठीक है। ये 2 ड्रग्स आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कैल्शियम चैनल सेंसिटाइजर, उसको कहते हैं कैल्शियम चैनल सेंसिटाइजर। और कैल्शियम चैनल सेंसिटाइजर में आ जाती है यू हैव दिस ड्रग लीवोसिमेंडन। उसके बाद यहाँ पे नंबर 5 में आ जाएगा बीटा ब्लॉकर्स। देखो बीटा ब्लॉकर्स का पॉजिटिव एनाटोमिक इफेक्ट, ओहो अभी बंदा परेशान हो गया, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स विद इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी की मैं बात कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो बीटा ब्लॉकर जिनके अंदर इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, ठीक है। उसमें आ जाएंगे आपके ऑक्सप्रेनोलोल है, ऑक्सप्रेनोलोल, और साथ यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे पिंडोलोल। और भी काफ़ी ड्रग्स हैं इसमें, यहाँ पे बस मैं ये कर रही हूँ। फिर अब आ जाते हैं कौन से ड्रग्स हैं जो कि पॉजिटिव एनाटोमिक इफेक्ट नहीं होती, तो मेरे उनकी क्या टारगेट हो सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे उनका टारगेट ये हो सकता है कि वो डिक्रीज करें प्रीलोड को, और प्रीलोड को डिक्रीज करने वाली जो ड्रग होती हैं वो आपके पास होती हैं डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स में आपने यहाँ पे जिक्र करना है, आपकी लूप डायूरेटिक्स हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स हैं, और इसके अलावा रैशियम स्पेक डायूरेटिक्स हैं। लूप डायूरेटिक्स के अंदर आपके पास दी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, एथोक्रेनिक एसिड डेरिवेटिव, एथोक्रेनिक एसिड, यहाँ पे फिनॉक्सी एसिडिक डेरिवेटिव में एथोक्रेनिक एसिड और सल्फोनामाइड आपको पता है विमेटाइड है और फेरोसेमाइड है, काफ़ी तरह टॉर्समाइड वगैरह है। उसके बाद थायजाइड डायरेक्ट में थायजाइड डायरेक्ट है जिसमें क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोथायरोडोन है। फिर जो आपके पास थायजाइड लाइक डायरेक्ट है जिसमें फेनेथाजोन है, मुफ्रेसाइड है, मिटोलाजोन है, एंडापेमाइड है, क्लोपेमाइड है। उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम स्पेक डायरेक्ट स्पेरानोन, लैक्टोन और एपनोलोन आ जाएंगी। फिर वो ड्रग जो कि डिक्रीज करेंगी आफ्टर लोड को, आफ्टर लोड को डिक्रीज करने वाली ड्रग है वो भी बहुत ईजी है। एक आपकी अल्फा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर में आ जाएगा प्राजोसिन। एक आपके पास आ जाएगी बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर में आप लिख सकते हो नेबिवलोल, प्राजोसिन, यहाँ पे आ जाएगी नेबिवलोल। फिर आपके पास यहाँ पे लास्ट में आ जाती हैं आर्टेरियोलो डायलेटर, यानी कि जो आर्टरीज को डायलेट करती हैं, उसमें यहाँ पे आप लिख लोगे हाइड्रोलाजीन, ठीक है, हाइड्रोलाजीन यहाँ पे ड्रग है जो कि ये करी होती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी वो ड्रग जो कि डिक्रीज करें प्रीलोड और आफ्टर लोड को दोनों, डिक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड बोथ एंड आफ्टर लोड। इसमें आपके पास आ जाएंगी काफ़ी सारी ड्रग्स आ जाती है। इसमें नंबर 1 आ जाती है आपके पास नाइट्रो डायलेटर्स, नाइट्रो वेजो डायलेटर्स आपको पता नहीं चाहिए, नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आ जाएगी। फिर यहाँ पे वो कैल्शियम सेंसिटाइजर अगेन है। नंबर 3 पे यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और एंजियोटेंसिन
कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं रेनिन इनहिबिटर। ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि क्या करती हैं कि दोनों आफ्टर पीरियड को डिक्रीज करती हैं। उसके बाद आ जाएंगी वो ड्रग जो कि कार्डिक रिमॉडलिंग को प्रिवेंट करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कौन सी ड्रग है जो कि कार्डिक रिमॉडलिंग नहीं होने देती। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, या फिर आपके पास एस इनहिबिटर्स आ जाएंगी। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएंगी आपके जो एल्डोस्टेरॉन एंटेगनिस्ट हैं, ठीक है। फिर आपके पास नंबर 4 पे बीटा ब्लॉकर्स भी कार्डियक रिमॉडलिंग को प्रिवेंट करती हैं। और आपके पास नंबर 5 पे जो कॉम्बिनेशन होता है ना हाइड्रोलिजीन प्लस आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये भी बहुत अच्छी है कार्डियक रिमॉडलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट में आपके पास आ जाएगी जो सिंपैथेटिक ओवरडोज को इंक्रीज करती है, उसमें बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स हैं। और बाकी जो ड्रग्स होती हैं अदर ड्रग्स, उसमें आ जाएंगे आपके पास एनालॉग्स। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएंगी अदर ड्रग्स में आपने लिखना है, एक होता है यहाँ पे आपका BNP एनालॉग। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोसिस भी कॉज करता है, डायूरोसिस भी कॉज करता है और डायलिटेशन भी कॉज कराती है। इसमें आ जाएगा नेज़रेटाइड, ठीक है। फिर आपके पास कुछ ड्रग होती है नेप्रिलाइसिन जो कि नेज़रेटाइड को ब्रेक डाउन करी होती है, तो हम यहाँ पे नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर भी देते हैं, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, ठीक है। और नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर में आ जाएंगी आपकी ड्रग सेक्यूबिट्रिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम दे सकते हैं ANP एनालॉग के अंदर आ जाता है ANP एनालॉग के अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे कारपेरिटाइड, और फिर आपके पास यहाँ पे आता है यूरोडिलैटिन एनालॉग, ठीक है। और उसमें आपका आ जाएगा यूलैंटाइड, ठीक है। ये सारे आपके पास अदर ड्रग्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। अच्छा, अब तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हार्ट फेलियर की टाइप्स पे। आप कहेंगे ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट फेलियर की टाइप्स ही बताओगे तो हम स्ट्रेटजीज कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो टाइप्स आ जाती है उसमें आ जाएंगी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब आपने रखना है कि जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है ना, उसमें क्या होता है कि देखो सिस्टली काम नहीं कर रहा, हार्ट पंप नहीं कर रहा, इट इज़ द हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग नहीं सही हो रही, ठीक है। कार्डियक आउटपुट दोनों में कम है, कार्डियक आउटपुट इसमें भी कम है, कार्डियक आउटपुट इसमें भी कम है, लेकिन इसमें क्या हो है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ पे प्रिजर्व है, कार्डियक आउटपुट इसमें भी कम है, ठीक है। और ये यूजुअली तब होता है जब हार्ट बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है, स्टिफनिंग हो जाती है, MI में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है। फिर आपके पास यहाँ पे हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर या फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अच्छा, ध्यान रखना कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है उसमें क्या होता है, आपका जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वो पंप नहीं कर रहा। अगर आपके पास लेफ्ट साइड का हार्ट पंप नहीं कर रहा तो आपके पास ब्लड सारा कहाँ पे रह रहा है, देखो आपका जो ब्लड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से आपके पास वहाँ पे आर्टरी में नहीं ना जा रहा, तो ब्लड सारा पंप कहाँ पे कर रहा है, आपके पास ब्लड सारा का सारा जा रहा है आपके यहाँ पे उसके अंदर, आपके लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। और आपने रखना है कि पल्मोनरी एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा की वजह से ऑर्थोपनिया होगा, ऑर्थोपनिया होता है पोस्चर डिपेंडेंट, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपकी ब्रेथलेसनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल जब बंदा लेटा हुआ था ना, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या नाम है आपका जो है वो ब्लड जो है वो यहाँ पे हार्ट में, मतलब कि पल्मोनरी एडिमा होता है, जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसकी जो है वो यहाँ पे जो ब्रेथलेसनेस जो डिस्निया है वो खड़े होने से या बैठे से, क्योंकि ब्लड नीचे पुल अप कर जाता है और यहाँ पे हार्ट की तरफ कम हो जाता है तो वो रिलीव हो जाता है। इसके अलावा पेरोक्सिसमल यहाँ पे जो है ना वो नॉक्ट्यूरल और डिस्निया वगैरह भी हो रहा होता है। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में लेकिन आपको पता है यहाँ पे पेरिफेरल एडिमा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ब्लड है वो सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जमा हुआ होता है, इसलिए आप यहाँ पे जो आइनोट्रोपिक ड्रग्स है वो यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर देने में नहीं देते, क्योंकि उसका कोई देने का फायदा नहीं है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे हो सकता है फॉरवर्ड हार्ट फेलियर और बैकवर्ड हार्ट फेलियर। अब फॉरवर्ड हार्ट फेलियर क्या होता है, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर ये होता है कि जिसमें आपके पास कार्डियक आउटपुट नहीं है, ठीक है, हार्ट बाहर से पंप नहीं कर रहा। बैकवर्ड हार्ट फेलियर ये है कि आपके पास रिवर्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, एडिमा हो रहा है, ये डिस्पनिया हो रहा है, इसमें यहाँ पे रिवर्स फ्लो हो रहा है। कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज दी डाइजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन, ठीक है। अच्छा देखो, डाइजॉक्सिन आपकी मेन ड्रग होती है। यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन में डिफरेंस क्या है, ये मैं पहले कर रही हूँ कि इससे थोड़ा जो है ना यहाँ पे हमें डिफरेंस हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हम डिजिटॉक्सिन को यूज़ नहीं करते, ये थोड़ी सी ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है। और एब्जॉर्प्शन डाइजॉक्सिन की 60 to 80% होती है, डिजिटॉक्सिन की 90 to 100% होती है, प्लाज्मोनिक बाइंडिंग इसकी 25% होती है, डिजिटॉक्सिन की 95% होती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन डाइजॉक्सिन का 15 to 30 मिनट, हाफ टू 1 आवर, ड्यूरेशन एक्शन 2 to 6 days, 2 to 3 weeks, प्लाज्मा हाफ लाइफ 40 आवर्स होती है, 5 to 7 days होती है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, एक्यूमुलेट करके हेपेटिक टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। रूट ऑफ एलिमिनेशन इसका जो है वो रीनल एक्सक्रीशन होती है, एक्चुअली 60% रीनल एक्सक्रीशन होती है, 40% लिवर से मेटाबोलाइज होती है, और ये कंप्लीटली लिवर से मेटाबोलाइज होती है। ऐसा होगा कि डिजिटॉक्सिन है ना, तो टॉक्सिन में नहीं लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो टाइम फॉर डिजिटलाइजेशन 5 to 7 days और 25 to 30 days, जो आपके पास डेली मेंटेनेंस डोज है वो 0.125 to 0.5 और 0.05 to 0.2 इसके लिए, और इसको हम IV ओरल भी दे सकते हैं और भी दे सकते हैं। अब हम आ जाएंगे आपके पास मेनली इस डिजिटॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। अब जो डिजिटालिस है इसने करना है कि ये ब्लॉक करता है इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को। ये पंप क्या कर रहा होता है, ये पंप
दिस पम्प नॉर्मली फॉर एवरी 3 सोडियम विच आर पम्प्ड आउट 2 पोटेशियम आर पम्प इन साइड बाय दिस पम्प। अब जब ये पम्प ब्लॉक हो जाएगा जिसका मतलब है कि सोडियम बाहर पम्प नहीं होगा, सोडियम इंट्रासेलुलर बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था कि जब ये नॉर्मली जब यहाँ पे इसकी वजह से सोडियम बाहर पंप हो रहा था, पोटेशियम अंदर पंप हो रहा होता है, तो अंदर सोडियम को मेंटेन करने के लिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है जो कि सोडियम दोबारा से अंदर पंप कर रहा होता है और कैल्शियम बाहर पंप कर रहा होता है। जब ये पंप ब्लॉक हो गया है तो इंट्रासेलुलर सोडियम बढ़ गई है, इंट्रासेलुलर सोडियम बढ़ गई है तो जो नॉर्मली जब इंट्रासेलुलर सोडियम इस पंप की वजह से कम हो जाता है तो ये वाला जो पंप है ये सोडियम को अंदर पंप करता है और कैल्शियम को बाहर पंप करता है। अब ये पंप क्योंकि ब्लॉक हो गया तो सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया। जब सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया तो इसको सोडियम को अंदर पंप करने के लिए कोई फोर्स नहीं है जिसकी वजह से सोडियम को अंदर पंप करे, तो सोडियम अंदर पंप नहीं होता और कैल्शियम भी बाहर नहीं जाता। जब कैल्शियम बाहर नहीं जाता तो इवेंचुअली इसमें एंड रिस्पॉन्स ये होता है कि सोडियम भी सेल में बढ़ जाएगा, कैल्शियम भी सेल्स में बढ़ जाएगा। और ये भी होता है कि ल्यूमिनल साइड पे जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो भी एक्टिवेट होकर कैल्शियम इन्फ्लक्स कॉज कराते हैं, तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा सेल में बढ़ जाता है और कैल्शियम जो है वो एटोमाइसिन से कॉन्टैक्ट करके कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉज कराता है। तो ये इनका यहाँ पे मैकेनिज्म एक्शन है, बट ये दिस वाज द मैकेनिज्म एक्शन। नाउ देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाज ओवरऑल कि इंट्रासेलुलर सोडियम बढ़ जाता है और इंट्रासेलुलर कैल्शियम भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से अब होता क्या है, जब कैल्शियम और सोडियम सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो हमने कहा था कि इसकी वजह से डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी, आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ज़्यादा फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है कि इसकी वजह से जो हार्ट है वो ऑलमोस्ट अपने आप को कम्प्लीटली एम्प्टी करने की कोशिश करेगा। उसके बाद यहाँ पे लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ रही है, यानी कि कार्डियक आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन हार्ट रेट इज़ नॉट इंक्रीजिंग क्योंकि हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं। इसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ कैल्शियम को बढ़ा के तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं क्योंकि कैल्शियम इंट्रासेलुलर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। सेकंड ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा रहा है इट इज़ विदाउट दी ऑक्सीजन, मतलब इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी यूज़ नहीं हो रही जैसे कि थियोफैनिन और एडिनोसिन है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं तो वो ऑक्सीजन की डिप्लेशन भी कॉज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी यूज़ नहीं हो रही क्योंकि जब ये जो है वो कैल्शियम को बढ़ाते हैं तो सिर्फ इसका कैल्शियम पे इफेक्ट है, इसका किसी और पे इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जिसे हम आगे हम बात करेंगे हार्ट रेट हो गया, इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी का इफेक्ट है और रिफ्रैक्टिव पीरियड का इफेक्ट है। रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो कम हो जाता है और वेलोसिटी जो है कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाती है इन एट्रियल वेंट्रिकल्स। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट्रिया और वेंट्रिकल्स में क्या होता है, एट्रियल और वेंट्रिकुलर टिश्यू में जो कि नॉन कंडक्टिंग टिश्यू है इसके अंदर रिफ्रैक्टिव पीरियड कम हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ गई। जो वेलोसिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि सिस्टली, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कि सिस्टली जो है वो शॉर्टन हो गई है, वेलोसिटी बढ़ गई है ना, तो सिस्टली इज शॉर्टन जबकि डायस्टली प्रोलॉन्ग हो गई है। अब जब डायस्टली प्रोलॉन्ग हो गई है तो उसका क्या मतलब है, व्हेन डायस्टली इज प्रोलॉन्ग इट मींस कि ऑलरेडी हार्ट को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिल रही है, और जब हार्ट को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिल रही है तो ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करा रहा है बट विदाउट कॉजिंग मच ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन इतनी कंज्यूम नहीं हो रही। तो इस वजह से यहाँ पे ये बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होती है कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम नहीं कराती। और ऑल्टरनेटिवली क्या कराती है कि एट्रियल वेंट्रिकल में जो अफेक्ट कराती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट यहाँ पे इसका एबी नोड में होता है कि जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये उसको डिक्रीज करा देती है और ये कंडक्शन वेलोसिटी को जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज हो जाता है और कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है इन एबी नोड। ओके, एबी नोड में ऐसा क्यों होता है कि इसकी वजह से जो है रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ गया और कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी। एबी नोड पे एक्चुअली क्या इफेक्ट आता है, वेगोमाइमेटिक इफेक्ट आता है। सो रिमेंबर कि इस ड्रग का यहाँ पे एक वेगोमाइमेटिक इफेक्ट भी होता है। वो क्यों, अब वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बस जो है इस तरीके से इसका वेगोमाइमेटिक पहले हम बताएंगे कि इस वजह से जब कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ने का क्या मतलब है, हमें पता था कि हार्ट फेलियर में सिर्फ हार्ट की ये इनेबिलिटी नहीं होती कि वो पंप नहीं कर रहा और वो सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती, बल्कि जो उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है जिसमें रास एक्टिवेट हो जाता है और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भी जो है वो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है। अच्छा, जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा जिसकी वजह से सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़े। तो जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी है या आप कह सकते हो सिम्पैथेटिक ड्राइव है, सिम्पैथेटिक ड्राइव या एक्टिविटी है वो खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी। तो एक तो ये इसका हो गया ना, ये इसका नंबर वन हो गया, इसका हो गया वेगोमाइमेटिक इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो वेगोमाइमेटिक इफेक्ट होता है वो एक डायरेक्ट एक्शन है, एक इनडायरेक्ट एक्शन है। अभी हम बात करें वो एक्शन जिसको हम एट्रोपिन से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। एट्रोपिन रिवर्सिबल एक्शन क्या होता है, तो एक तो यहाँ पे एक्चुअली पहला वाला एक्शन है ना वो डायरेक्ट एक्शन था, दैट इज एट्रोपिन इरिवर्सिबल। ये जो एक्शन होता है ना जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ा के सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करता है, ये एट्रोपिन इरिवर्सिबल एक्शन है, ठीक है, ये वाला। अब हम आ जाते हैं, ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट था। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं दूसरे इफेक्ट से जिसको हम यहाँ पे बस जो है ना वो इनडायरेक्ट से इफेक्ट कह लेते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट कह लेते हैं। ये वाला डायरेक्ट इफेक्ट था कि डायरेक्टली जब कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं तो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो खुद ब खुद कम हो जाती है क्योंकि कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कि सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, तो इस वजह से वेगोमाइमेटिक इफेक्ट होता है। सेकंडली जो इनडायरेक्ट इसके इफेक्ट होते हैं वो ये होता है कि ये डायरेक्टली जाके वेगल न्यूक्लियस पे आ करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, वेगल न्यूक्लियस पे आ करता है। इसके अलावा नंबर 2 इसका इफेक्ट होता है कि ये जो आपके पास एसिटाइल कोलिन है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है टू दी मस्कारेनिक रिसेप्टर। और इसके अलावा इसका एक थर्ड इफेक्ट भी होता है कि सेंसिटाइज कर देता है कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स को, सेंसिटाइजेस दी कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स। तो ये जो इसके इफेक्ट हैं
ये वो हैं जो कि एट्रोपिन से रिवर्स हो सकते हैं। तो ये सारे इसके वेगोमाइमेटिक इफेक्ट आ जाएंगे। एक तो ये इफेक्ट हो गया कि जब कार्डिक आउटपुट बढ़ गया तो उसकी वजह से जो है वो सिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस कम हो गया, तो ऑब्वियसली पैरासिम्पैथेटिक जो इन्फ्लुएंस है वो प्रीडोमिनेट कर जाएगा और इनडायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा कि बेगल न्यूक्लियस को एक्टिवेट करता है, मस्कुलिन रिसेप्टर को सेंसिटाइज कर देता है टू एसिटाइलकोलिन और सेंसिटाइज कर देता है कैरोटिड बायोरिसेप्टर्स को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब हमने बता दिया कि इसकी ये इफेक्ट होता है। इसकी वजह से आपने बताया कि इसकी वजह से ऑटोमेटिसिटी भी बढ़ जाती है, ऑटोमेटिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह से। और जो है वो यही इसके सारे इफेक्ट है जो कि हमने बताया कि यहाँ पे कार्डिक इफेक्ट से, मैकेनिकल इफेक्ट से। अब हम आ जाते हैं इसके जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में यहाँ पे आ जाते हैं अर्ली इफेक्ट्स और टॉक्सिक डोजेस पे जो इफेक्ट आते हैं, टॉक्सिक डोजेस पे इफेक्ट आते हैं। अर्ली इफेक्ट में याद रखना है कि देखो अर्ली नॉर्मली क्या होगा कि अर्ली जब हम इसको देते हैं ना तो उसका ब्रेडिकार्डिक वेगोमाइमेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है ऑन द एवी नोड एंड ऑन द एट्रिया। एवी नोड और एट्रिया पे इसका जो है वो ब्रेडिकार्डिक इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से ये एट्रिया और एवी नोड में क्या करता है कि ये जो पी आर इंटरवल होता है, पी आर इंटरवल, ये उस पी आर इंटरवल को क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है, जबकि जो क्यू टी इंटरवल होता है उसको डिक्रीज कर देता है। पी आर इंटरवल के प्रोलॉन्ग का मतलब है पी आर इंटरवल आपके पास एट्रिया डीलाइजेशन बहुत स्लो हो जाती है, वही वेगोमाइमेटिक इफेक्ट की वजह से। तो पी आर इंटरवल बढ़ जाता है, क्यू टी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। और इसमें यहाँ पे होता है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स यहाँ पे यही होता है ना कि इसमें टी वेव इसके अलावा यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। एवी नोड रिफ्रैक्टिव पीरियड, हमने कहा था ना कि खास तौर पे एवी नोड पे ये इफेक्ट होता है कि एवी नोड के अंदर जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है उसको बढ़ा देता है और कंडक्शन वेलोसिटी वहाँ की कम कर देता है। लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट पे क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट में हमें पता है कि कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट करता है, कैल्शियम इतना ज़्यादा अक्यूमुलेट कर जाएगा कि यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई बनने के चांसेस हो जाएंगे, एट्रियल एक्सेसिटी हो सकती है, वेंट्रिकुलर एक्सेसिटी हो सकती है, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा बीट्स जनरेट हो सकती हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट में कैल्शियम अक्यूमुलेशन हो जाएगी कि हार्ट के अंदर एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी आ सकती है और एबनॉर्मल बीट्स आ सकते हैं। सो दीज वर द यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स थे। अब यहाँ पे आ जाएंगे इसके जो एक्स्ट्रा कार्डिक इफेक्ट्स हैं। एक्स्ट्रा कार्डिक में यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहे हैं वो किडनी पे इफेक्ट आ रहे हैं। अभी नो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्डिक आउटपुट बढ़ा है। जब इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ा है तो रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ा है। जब रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वी नो कि यहाँ पे रेनिन को सिक्रीट करने की कोई स्टिमुलेशन नहीं है, तो रेनिन कम हो जाएगा। जब रेनिन कम हो जाएगा तो इसकी वजह से रास एक्टिवेट नहीं होगा। जब रास एक्टिवेट नहीं होगा तो इसकी वजह से वी नो कि सोडियम वाटर रिटेंशन कम होगी, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, एडिमा कम होगा। सिमिलरली इंप्रूव सर्कुलेशन की वजह से जो फटीग हुई थी, जो वीकनेस हुई थी, वो भी कम हो जाएगी। और सीएनएस के भी इसमें इफेक्ट आते हैं, जिसमें यहाँ पे सीएनएस की जो इफेक्ट है ना उसमें आ जाएंगे इसकी वजह से नॉजिया और वॉमिटिंग होते हैं।